Hello everyone, this is Renu Uppal, Assistant Professor in Special Education. Welcomes you in your own channel Roots of Special Education. Guys, आपको इस चैनल पर स्पेशल एजुकेशन और इस पर बेस्ड टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज के सिलेबस से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस मिलेंगी। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गाइस, आज का टॉपिक मेंटल रिटार्डेशन पर बेस्ड है। किसी भी डिसेबिलिटी को के बहुत से एस्पेक्ट होते हैं। लाइक वो डिसेबिलिटी है क्या, उसका प्रेवलेंस रेट क्या है, उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, क्या टर्म्स हम यूज करते हैं, उसके कारण क्या है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है, कौन कौन से प्रोफेशनल्स हैं जो इसके मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, सो मैनी क्वेश्चंस। तो गाइस जो है इसे एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं था, तो मैं इसे 2-3 वीडियोस के पार्ट्स में जो है इसे कवर करने का प्रयास करूंगी। तो आज का जो पार्ट होगा गाइस, उसमें हम लोग बेसिक जानने के प्रयास करेंगे कि मेंटल रिटार्डेशन, या जिसे आज हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बौद्धिक अक्षमता के नाम से जानते हैं, वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो हम इसे जानने का प्रयास करेंगे, मेंटल रिटार्डेशन और उससे जुड़े हुए कुछ बेसिक तथ्य, या आप कह सकते हैं कि उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो आज का जो फोकस पॉइंट होगा, आज के इस वीडियो का जो फोकस पॉइंट होगा, वो होगा फ्रिक्वेंटली यूज टर्मिनोलॉजी। इसके लिए हम कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हुए आए हैं और आज भी करते हैं। चेंज करंट टर्मिनोलॉजी, किस तरह से मेंटल रिटार्डेशन टर्म्स जो है आज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से परिवर्तित हुई है, किस तरह से ये शब्दावली चेंज हुई। ओके, और इसके पीछे बेसिक कारण क्या है, एंड है क्या मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है क्या। ठीक है, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, इसका प्रेवलेंस रेट क्या है, और मेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आप कैसे पहचानेंगे कौन कौन सी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेस पे आप ये कह पाएंगे कि हाँ, ये बच्चा जो है या ये जो चाइल्ड है, इसमें जो है वो मेंटल रिटार्डेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आमतौर पर इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मेंटल रिटार्डेशन के लिए या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए। गाइस, ऑल ऑफ दीज टर्म्स इन देयर टाइम were used clinically and appear in historically scientific literature. ओके, तो जो टर्म्स यूज की जाती थी हम सब जानते हैं कि इडियट, इम्बेसाइल, फीबल माइंडेड, मोरोन, मेंटल डेफिशिएंसी, मेंटल सब नॉर्मेलिटी और रिटार्डेड। ऑल दीज एक कॉमन चीज इन टर्म्स में दिखाई दे रही है, जैसे मूर्ख, कमजोर दिमाग, बेवकूफ, मानसिक कमी, मानसिक उपसामान्यता या मंदता या पिछड़ापन। ये सारे टर्म्स जो है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी को आप प्रसार कर रही है, एक नकारात्मकता इसमें जो है वो साउंड कर रही है। और इसी नकारात्मकता को जो है कम करने के लिए, इसका प्रभाव कम करने के लिए जो है वो प्रपोज किया गया कि इस करंट जो टर्मिनोलॉजी है उसको जो है वो चेंज करना चाहिए। तो नाउ द टर्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज ग्रेजुअली रिप्लेसिंग द टर्म मेंटल रिटार्डेशन नेशन वाइज। ग्रेजुअली, आई एम्फेसाइज हियर ग्रेजुअली रिप्लेसिंग, क्योंकि आप इस वीडियो के दौरान जब भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज हम लोग फ्रीक्वेंटली मेंटल रिटार्डेशन यूज करते हुए आए हैं, तो हो सकता है कि मैं भी बार बार इस टर्मिनोलॉजी को, प्रीवियस टर्मिनोलॉजी को यूज करूं। तो इसका कारण यही है कि ग्रेजुअली ये रिप्लेस हो रही है। ठीक है, तो हमें जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी टर्म जो है अब वो यूज करना है। अब हम ये जानते हैं कि ये बेसिक कारण क्या है, जैसा अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताने का प्रयास किया कि ये जो सारे टर्म्स हैं ये कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी को शो करते हैं, एक नकारात्मक अर्थ निकल करके आता है। और ये कहीं ना कहीं एक अपमान जो है उन बच्चों का, उन व्यक्तियों का जो है वो किया जाता है जो कि इस डिसेबिलिटी से कंसर्न है। ओके, तो न्यू जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ओके, तो नेक्स्ट इज द बेसिक थिंग्स। क्या है मेंटल रिटार्डेशन से, उसे समझने से पहले डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम लोग साइंटिफिकली समझे, उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मेंटल रिटार्डेशन एक्चुअल में है क्या। क्या बेसिक बेसिक टर्म्स हैं जो मेंटल रिटार्डेशन को समझने में हमें मदद करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मेंटल रिटार्डेशन क्या है। क्या ये एक बीमारी है,
क्या ये क्योर हो सकती है? क्या ये इसकी कोई सर्जरी हो सकती है? क्या ये दवाइयों से ठीक हो सकती है? हमारे पेरेंट्स के मन में या फिर बच्चों के मन में, या जो हम नई नई इस फील्ड के अंदर आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं। तो गाइस, उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने का मैं प्रयास करूंगी कि एक्चुअल में मेंटल रिटार्डेशन इज ए कंडीशन, एक स्थिति है। और वो स्थिति कैसी है? ब्रेन की स्थिति है। किस तरह की स्थिति है? इट इज अ irreversible condition. What is irreversible condition here? Irreversible condition का मतलब होता है कि जिसको हम ट्रीट तो कर सकते हैं, बट that cannot be cured in future, जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती है, that is a condition. ओके और ये होती किस लिए है? कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ डैमेज इन ब्रेन सेल्स। हमारी जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं, उनकी क्षति के कारण ये अस्तित्व में आती है। ओके, इट मेक्स फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट स्लो इन कंपैरिजन टू नॉर्मल इंडिविजुअल। जब हम सामान्य व्यक्ति के साथ में या उस आयु के सामान्य बच्चे के साथ में जब तुलना करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इन बच्चों में जिनमें मेंटल रिटार्डेशन के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के सिम्टम्स हैं, उनके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो है वो स्लो होता है, वो धीरे धीरे होता है इन कंपैरिजन टू उसे एज के नॉर्मल बच्चों के साथ में। ओके, तो यहाँ मैं एग्जांपल देना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल, एक 5 साल का बच्चा है जिसकी वास्तविक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 5 इयर्स की है। ओके, और लेकिन गाइस, एक होती है क्रोनोलॉजिकल और एज, और एक होती है मेंटल एज, मानसिक आयु। मानसिक आयु जो है हमारे हमारे परफॉर्मेंस लेवल को बताती है कि हम, हमारी जो मानसिक क्षमता है, हम उसको किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको सबको मालूम है कि उसमें हमारे मेंटल परफॉर्मेंस लेवल जो है वो हमारे मेंटल एज को डिनोट करता है। तो अगर एक बच्चा 5 साल का है और वो 5 साल के ही बच्चे के जितना परफॉर्म कर सकता है मेंटली अपनी एक्टिविटीज को, मानसिक तौर पर, तो हम कहेंगे कि बच्चा, क्योंकि आप देखिएगा जब आईक्यू जो हम लोग निकालते हैं तो हम लोग निकालते हैं मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। देन अगर बच्चा 5 साल का है तो और उसकी मानसिक आयु भी 5 साल की है, क्योंकि वो 5 साल के बच्चे के जितना कार्य कर सकता है, अपनी सारी एक्टिविटीज को 5 साल के बच्चे से हम जितना भी एक्सपेक्ट करते हैं वो उतना परफॉर्म कर सकता है। तो इट मीन्स आईक्यू आएगा 100, और 100 आता है आपका एवरेज पॉपुलेशन में, एवरेज जो है एवरेज जो है वो इंटेलिजेंस में। तो इसका मतलब बच्चा सामान्य है। ओके, तो अब इसी से हम कंपेयर करेंगे कि बच्चा यदि 5 साल का है लेकिन उसका परफॉर्मेंस लेवल 4 साल का है, 3 साल का है, 2 साल का है, 1 साल का है, जितना लाइक पिछले वीडियो में मैंने आपको जब स्पेशल एजुकेशन का कंसेप्ट समझाया था, तो बेल शेप कर्व के माध्यम से इंटेलिजेंस डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट समझाने का प्रयास किया था। तो उसमें मैं यही बताने का प्रयास करती थी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, जितना डेविएशन जो है वो ज्यादा है, दूरी ज्यादा है नॉर्मल से, उतना ही ज्यादा जो है आप उसको कंपेयर कर पाओगे, उतना ही इजीली आप पहचान कर पाओगे। तो ये पहचान होगी आपकी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के माध्यम से, जो कि स्लो होगा। एंड देन नेक्स्ट इज, ऑल मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इज नॉट सिमिलर, दे डिफर ड्यू टू देयर सिवियरिटी एंड प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि सभी जो एमआर बच्चे वो समान नहीं होते हैं, वो सिवियरिटी के लेवल पे उनकी जो एसोसिएटेड कंडीशंस होती हैं, उनमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके आधार पर भी वो इंडिविजुअली डिफरेंट होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ओके, एंड देन लास्ट इज मेंटल रिटार्डेशन इज नॉट मेंटल इलनेस। मेंटल रिटार्डेशन जनरली हमारे क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जब हम इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हम ये जानते हैं मेंटल रिटार्डेशन मतलब मेंटल इलनेस, ये मानसिक रोग है, एक मानसिक बीमारी है। तो मेक श्योर कि मेंटल इलनेस इज नॉट मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डेशन सॉरी इज नॉट मेंटल इलनेस, बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट। ओके, बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट। अपकमिंग वीडियोस में हम इसको भी, इसके डिफरेंस को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ सिर्फ इतना जानना है कि मेंटल रिटार्डेशन इज a condition, irreversible condition, and mental illness is a disease that can be cured. Okay, both can be treated, but mental retardation cannot be cured and mental illness can be cured. This is the basic difference we can discuss here. Okay, so points are simply discussed. It is a condition, okay, damage due to brain cells. It makes physical and mental development slow in comparison to normal children.
not similar in the all mentally retarded children or among all mentally retarded children, and mental retardation and mental illness both are not same, both are not similar, both are different. Okay guys, next इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन, जिसे हम लोग या फिर बौद्धिक विकलांगता भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को कहते हैं, तो इसका क्राइटेरिया क्या है डायग्नोसिस का? तो यहाँ हम थोड़ा सा साइंटिफिकली चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, डायग्नोसिस में से समझने की कोशिश करेंगे, टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे कि क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप डायग्नोसिस करोगे। तो ये कुछ बेसिक 3 टर्म्स है जो आपको हर डेफिनेशन में आपको समझ में आएंगे। यही बेसिक टर्म्स जो है हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को डिफाइन करने में यूज करते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, कि महत्वपूर्ण रूप से उप औसत सामान्य बौद्धिक कामकाज, मतलब कि इनका जो आईक्यू होता है वो सब एवरेज होता है, इनका आईक्यू जो है वो 70 या उससे बिलो होता है, ठीक है, औसत से नीचे होता है। तो हम कहेंगे कि यस, ये जो है मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया में, दिस इज द वन क्राइटेरिया। केवल किसी बच्चे का आईक्यू अगर कम है तो आप उसे ये नहीं कह सकते हैं कि मेंटली रिटार्डेड है ये बच्चा या इंटेलेक्चुअली डिसेबल है। उसके साथ में और क्राइटेरिया है, जब ये तीनों एक साथ जो है कंबाइंड वे में आएंगे, देन यू कैन से दस यस, नाउ यू कैन से दैट बच्चे को जो है वो मेंटल रिटार्डेशन है। और डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट्स के द्वारा हम डायग्नोस करके बताएंगे कि वो मेंटल रिटार्डेशन किस लेवल का है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है गाइस, दैट इज सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस इन एटलीस्ट 2 एरियाज ऑफ एडेप्टिव फंक्शनिंग। ये एडेप्टिव फंक्शनिंग क्या है? तो गाइस, here to know that what is adaptive functioning, adaptive functioning होता क्या है, what are the significant here we would like to discuss that significant limitations in at least 2 areas of adaptive functioning. adaptive functioning मतलब कि adaptation, समायोजन करना, हमारी समायोजन करने की योग्यता क्या है, क्या हम अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग, अपने सोशल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उनके सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग क्या हम अपनी रोल को परफॉर्म कर सकते हैं? यदि हम अपनी एज के अकॉर्डिंग अपना परफॉर्म कर सकते हैं तो हमारा अडेप्टिव बिहेवियर जो है वो नॉर्मल है। यदि हम नहीं कर सकते हैं तो ये अडेप्टिव बिहेवियर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ एरियाज हैं जो कि अफेक्टेड होते हैं। यदि इनमें से एक या कोई 2 एरिया अफेक्टेड हैं तो ये दूसरा क्राइटेरिया है। वो एरियाज कौन कौन से हैं अडेप्टिव बिहेवियर के? समायोजनात्मक व्यवहार के, जैसे कम्युनिकेशन, सेल्फ केयर, होम लिविंग, सोशल और इंटरपेशनल इंटरप्रिटेशन सॉरी इंटरपर्सनल स्किल्स, यूज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, फंक्शनल एकेडमिक स्किल्स, सेल्फ डायरेक्शन, वर्क, हेल्थ, सेफ्टी ना, ये सारे जो एरियाज हैं ये हमारे अडेप्टिव, ये डेली लाइफ में हम सब एरियाज जो है ये सारी चीजें हम लोग परफॉर्म करते हैं, चाहे वो पर्सनल केयर हो, चाहे इंटरपर्सनल स्किल्स हो, चाहे खाली समय की क्रियाएं हो, मनोरंजनात्मक क्रियाएं हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज हो, चाहे सुरक्षा से रिलेटेड चीज हो, चाहे वो आत्मनिर्देशन सेल्फ सेल्फ से रिलेटेड या फिर फंक्शनल एकेडमिक की चीजें हो, ये सारी चीजें हमें जो है एक बच्चे को इंडिपेंडेंट होने के लिए जरूरी होती हैं। ओके, तो ये इनमें से यदि कोई भी एरिया यदि अफेक्ट करता है, एटलीस्ट 2 एरियाज, ओके, इनमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या बोलते हैं, एटलीस्ट 2 एरियाज, यदि वो 2 एरियाज या 2 से ज्यादा एरियाज अफेक्ट करते हैं तो यू कैन से कि बच्चे को जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। एंड लास्ट and most important criteria कि delay development, onset occurs prior to age 18. Why this is age 18 is important here? Because this is the developmental, 0 to 18 years is the developmental period. यदि इस विकासात्मक अवधि में देरी होती है, इसमें डिले होता है, समय पे एज के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल बच्चों का विकास होता है वैसा बच्चे का नहीं होता है, बच्चा अपने माइलस्टोन्स उसके डिले हैं, बच्चा जो समय के अनुसार उसका शारीरिक, मानसिक, ये सारा और सामाजिक विकास नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। तो गाइस, ये 3 बेसिक क्राइटेरिया हैं: सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग,
लिमिटेशन इन अडैप्टिव बिहेवियर और ऑनसेट अकर्स प्रायर टू एज 18 या फिर डिले माइलस्टोन्स, डिले डेवलपमेंट। ये तीन बेसिक क्राइटेरिया हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि बच्चे को जो है या डिसाइड करने में मदद करते हैं कि बच्चे को जो है वो मेंटल रिटार्डेशन है। और गाइस यही तीनों क्राइटेरिया हैं जो आपको, चाहे वो लीगल डेफिनेशन हो, चाहे वो एएमआर ने दी हुई डेफिनेशन हो, या अपडेटेड डेफिनेशन एआईडीडी के द्वारा हो, या कोई भी डेफिनेशन अभी तक आई हो, उनमें सब में ये बेसिक तीन ही क्राइटेरिया होंगे। जस्ट लैंग्वेज चेंज हो सकती है, ओके, लेकिन बेसिक्स जो है वो तीन ही आपको ये मिल देखने के लिए। ये तीनों का कॉम्बिनेशन में आना बहुत जरूरी, तीनों का एक साथ आना जो है वो जरूरी है, तभी आप कह सकते हैं कि बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो है। ओके, नेक्स्ट, अब हमें ये जानना है कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो है, हमने ये तो जाना कि डायग्नोस्टिक, तो ये क्वेश्चन आता है कि ये कितने परसेंट होती है, कितने लोगों को होती है। तो गाइस जो हमारी सेंसस होती है उनके अनुसार वो ये जैसे और चीजें उसके बारे में हमें पता चलता है कि उनका प्रेवलेंस रेट, इंसिडेंस रेट कितना है, ठीक है, मेल फीमेल, यू नो, रूरल अर्बन एंड सो मेनी एस्पेक्ट्स। इसी तरह से मेंटल रिटार्डेशन का जो प्रेवलेंस रेट है वो है जनरल पॉपुलेशन में 2 to 3%, 2 से 3% जो है वो मेंटली रिटार्डेड एस्टिमेटेड देखने को व्यक्ति मिलते हैं। Then now come to the basic characteristics या identification of mental retardation या intellectual disability। तो सबसे पहले जो characteristics हम यहाँ डिस्कस करेंगे that is slow reaction, धीमी प्रतिक्रिया। ये धीमी प्रतिक्रिया क्या है? What is this slow reaction? तो जो डिले डेवलपमेंट के बच्चे होंगे उनमें जनरली क्या होता है कि आप नॉर्मल बच्चों को जब आप किसी भी बात का आप उनको कोई भी स्टिमुलेशन मिलता है तो वो तुरंत जो है वो रिस्पॉन्स उसके आंसर में करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ जो रिएक्शन होगा स्टिमुलस के प्रति, जो रिस्पॉन्स होगा वो थोड़ा धीरे मिलेगा, ठीक है, वो धीरे मिलेगा। तो सी इन द पिक्चर, इट विल क्लियर यू लाइक हर मदर इज कॉलिंग, ओके, और जो उसका रिएक्शन है वो जो है आपको स्लो मिलेगा बच्चे को, क्योंकि वो समझने में कि क्या कहा जा रहा है मुझे, उसमें जो है वो देरी लगती है। तो इसीलिए जो है मतलब कि कहने का मतलब स्टिमुलस लेट रिसीव होगा तो रिस्पॉन्स भी जो है वो लेट आएगा, ओके। दे रिस्पॉन्ड स्लोली टू व्हाट अदर से एंड टू व्हाट हैपन टू देयर सराउंडिंग्स, उनके सराउंडिंग्स में हो क्या रहा है, तो इसीलिए जो है वो स्लो जो है वो रिएक्ट करते हैं। दिस वाज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट इज द एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी, स्पष्टता का अभाव होता है, they cannot express clearly their thoughts, needs and feeling। ना तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना अपनी आवश्यकता कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ना उनके थॉट्स कि हम उनके विचार क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये सब एब्सेंस होता है इन बच्चों में। या फिर जितनी उनकी एज होती है उस अकॉर्डिंग वो अपने थॉट्स को, अपनी नीड्स को, अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और यदि वो कुछ हद तक करते भी हैं तो अपनी बातों को वो समझा नहीं पाते हैं, हम उनकी बातों को क्लियरली समझ नहीं पाते हैं। तो एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी या स्पष्टता का अभाव। नेक्स्ट इज इनएबिलिटी टू लर्न फास्ट, बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग चीजें सीख रहा है। कंपैरिजन यू कैन सी इन द पिक्चर कि सेम एज के बच्चे हैं, वो बच्चा जो है टाइमली जो है उसने ब्लॉक्स को सेट करना है, ये सब कर लिया, लेकिन उसको उस चीज को समझने में ही, उस चीज को सीखने में जो है वो उसको जो है वो असमर्थता हो रही है या देरी लग रही है। दे हैव डिफिकल्टी इन लर्निंग एक्टिविटीज व्हिच आर न्यू एंड डिफरेंट, दे आर स्लो इन लर्निंग। This is another characteristics or identification criteria for children with mental retardation। इनको उन गतिविधियों को सीखने में कठिनाई होती है जो नई होती है। नया कोई भी टास्क दोगे तो क्योंकि वो समझते धीरे हैं, समझेंगे धीरे तो वो सीखेंगे भी धीरे, ठीक है। चाहे जो फर्स्ट स्टेज होती है एक्विजिशन, जब हम चीजों को सीखते हैं नए टास्क को, वहीं पे ही देरी हो जाती है, ठीक है। तो इनएबिलिटी टू लर्न जो है फास्ट। नेक्स्ट इज इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड क्विकली, जल्दी समझने में असमर्थता। दे हैव डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड, दे हैव डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड इजीली व्हाट दे सी हियर एंड टच, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स जितने भी हैं, जो हमारी सेंसेशंस हैं, वो गेटवे है इंफॉर्मेशन का, उसके द्वारा हम सूचनाओं को वातावरण से अपने अंदर लेकर के जाते हैं और हम उनको परसीव करते हैं, उनको अर्थ प्रदान करते हैं। इन बच्चों में ये दोनों ही मेंटल प्रोसेसेस में जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है।
ठीक है, सेंस ऑर्गन्स में भी दिक्कत मिलती है, और देख करके, सुन करके, टच करके ये चीजों को जो है आसानी से समझ नहीं पाते, उनको उसको समझने में जो है वो कठिनाई होती है। तो इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड क्विकली, समझते हैं लेकिन धीरे समझेंगे या कम समझेंगे। ओके, नेक्स्ट इज इनएबिलिटी टू डिसाइड, निर्णय लेने में असमर्थता होती है। व्हाट शैल आई डू, यू कैन सी इन द पिक्चर, बच्चा ये डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि मुझे क्या करना है, व्हाट आई शुड नेक्स्ट, मुझे अब इसके बाद क्या करना है। ओके, दे कैन नॉट मेक इवन सिंपल डिसीजन, दे डू नॉट नो व्हाट टू डू से एंड सो ऑन। सरल निर्णय, आसान आसान सी बातों के निर्णय नहीं ले सकते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, नहीं जाना है, इसको क्रॉस करूं या नहीं करूं, मुझे क्या कहना है, मुझे क्या करना है, और इस तरह के कई छोटे छोटे डिसीजन डेली लाइफ में लेने में उन्हें जो है वो असमर्थता होती है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता में कमी, यहाँ जो है आप देखेंगे कि अटेंशन में बहुत कमी मिलती है, अवधान में कमी मिलती है। सम ऑफ देम कैन नॉट गिव कंटिन्यूअस अटेंशन टू वन पर्सन और वन एक्टिविटी। इन्हीं बच्चों में देख गाइस, मेंटल रिटार्डेशन के साथ बहुत सारी एसोसिएटेड कंडीशंस भी होती हैं, जिनमें लैक ऑफ अटेंशन स्पैन, ओके, एडीएचडी, एडीडी, ये सारी चीजें भी जो है कहीं ना कहीं मेंटल रिटार्डेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हाइपर एक्टिविटी, ओके, या हाइपो एक्टिविटी, ये दोनों ही चीजें जो हैं एकाग्रता में कमी लेकर के आती हैं। एंड सम ऑफ देम कैन नॉट गिव कंटिन्यूअस अटेंशन टू वन पर्सन और वन एक्टिविटी, इसीलिए ये बच्चे जो है निरंतर एक ही कार्य को जो है वो लंबे समय तक जो है वो नहीं कर पाते हैं। इन्हें अपने ध्यान को फोकस करने में जो है समय लगता है, अपने अपने कंसंट्रेट में जो है वो एकाग्रता जो है वो नहीं ला पाते हैं। ठीक है, तो गाइस आई थिंक आपको कंसेप्ट जो भी डिस्कस किया जा रहा है बहुत ही सिंपल भाषा में बताने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि है क्या, किस तरह से हम लोग जो है पहचानेंगे कि हाँ, ये बच्चे में ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज शॉर्ट टेम्पर। आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि शॉर्ट टेम्पर मतलब जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना। सम फाइंड इट टू कंट्रोल देयर फीलिंग, दे दे मे थ्रो थिंग्स ऑल ओवर, injure themselves or others, or impulsively even hurt others। guys, बहुत सारे बच्चों में मेंटल रिटार्डेड जो डायग्नोस होते हैं उनमें बहुत से बच्चों में जो है बिहेवियर प्रॉब्लम है, समस्यात्मक व्यवहार देखने के लिए मिलता है। बहुत ही बच्चे शॉर्ट टेम्पर होते हैं। क्यों शॉर्ट टेम्पर होते हैं, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि वो अपनी बात को समझा नहीं पा रहे, अपनी फीलिंग्स को समझा नहीं पा रहे, अपने थॉट्स को नहीं रख पा रहे हैं, और ये सब चीजें कहीं ना कहीं हाइपर एक्टिविटी, गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर, इन सब रूप में जो है वो बाहर निकल करके आ रहा है, क्योंकि वो अपनी जो फीलिंग्स हैं उनका उन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, और वो अपनी बात को समझा नहीं पा रहे हैं, लोग उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं उनकी ये चीजें जो है वो शॉर्ट टेम्पर के रूप में बाहर आ रही हैं। वो उस शॉर्ट टेम्पर में या तो चीजों को उठा करके फेंकते हैं, दूसरी चीजों को नुकसान पहुंचाएंगे, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या फिर आसपास लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपके नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो थी शॉर्ट टेम्पर। ओके, तो जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाना, जल्दी जल्दी जो है मूड जो है वो चेंज हो जाना। ओके, नेक्स्ट इज इनएबिलिटी टू रिमेम्बर। गाइस, जैसे हमने देखा कि लर्निंग, मेमोरी, ये सब चीजें है टीचिंग से, लर्निंग से जो है वो कनेक्टेड है। ये सब सारी चीजें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब बच्चा सीखने में ही उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसको याद रखने में भी उसको दिक्कत हो, याद रखने में असमर्थता होती है। बहुत लंबे समय तक एक छोटी छोटी सी चीजों को ये लोग प्रैक्टिकली जब हम लोग देखते हैं, बच्चे जब करते हैं आईपी के दौरान, तो हम देखते हैं कि लंबे समय तक एक बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट हम इनको सिखाते हैं, थोड़ा सा ही गैप आने पे जो है वो इन चीजों को भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, बार बार उन चीजों को रिपीट कराते हैं और बार बार उन चीजों को भूल जाते हैं। इसके रीजन कुछ एसोसिएटेड कंडीशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, और एक्विजिशन तो हुआ है कार्य का, लेकिन मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है। ठीक है, तो और क्योंकि वो रिमेम्बर नहीं रख पाता है तो इसलिए हो सकता है कि जनरलाइज भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। ओके, लाइक सिंपल सा क्वेश्चन कि व्हाट डिड यू ईट इन द मॉर्निंग, बच्चे को ध्यान ही नहीं कि मैंने सुबह क्या खाया था। ओके, तो ये था इनएबिलिटी टू रिमेम्बर, याद रखने में असमर्थता। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन,
ये आप देखेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको बार बार डिस्कस कर रही हूँ कि बच्चों में एसोसिएटेड कंडीशंस भी देखने के लिए मिलती हैं, चाहे वो सेंसरी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो, या डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स हो, या फिर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो। क्योंकि आप देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन में, आई हैंड कोऑर्डिनेशन की जब हम लोग बात करें, जब आप सकिंग, च्यूइंग, ईटिंग, यूज ऑफ हैंड, प्ले फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ओके, और जब आप किसी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो आपको हाथों में, और हाथों में जो है वो कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। तो वो कोऑर्डिनेशन जो है वह यहाँ पे बहुत कम मिलेगा, तालमेल में कमी देखने के लिए मिलेगी। और इसका रीजन आप देख सकते हैं, उसका जो इफेक्ट जो है आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं कि पिक्चर बच्चा पानी पीना चाह रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन में कमी है। बच्चा हाथ से चीज को मुंह तक लेकर के जा रहा है, उसके कोऑर्डिनेशन में कमी होने के कारण जो है, और बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पानी पूरा जो है वो नीचे गिरता चला जा रहा है। कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता चीजें, तालमेल नहीं बिठा पाता है चीजों में। तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह के बच्चों के अंदर, और हम देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स जो है वो फिर हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया लगाएंगे, जो भी मैंने आपको डिस्कस करा। फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो अभी तक मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, एसोसिएटेड प्रॉब्लम से संबंधित समस्याएं। मेंटल रिटार्डेशन तो है ही है, वेदर माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, या प्रोफाउंड है, लेकिन उसके साथ साथ में इनमें और डिफिकल्टीज भी देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि सेंसरी प्रॉब्लम, देखने में, सुनने में प्रॉब्लम्स होती है, फिट्स की प्रॉब्लम होती है, बच्चों को दुर् मिर्गी आना, दौरे पड़ना, ठीक है, स्पीच ना होना, या बहुत खराब स्पीच होना, पुअर स्पीच, या फिर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, मोटर प्रॉब्लम, ओके। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों में, और बिहेवियर प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें एसोसिएटेड कंडीशन जो है वो मेंटल रिटार्डेशन में देखने के लिए मिलती हैं, ओके। तो कुछ फिजिकल फीचर्स भी हैं जिनके द्वारा आप, शारीरिक विशेषताएं जिसे आप लोग कहते हैं, जिनके द्वारा आप पहचान सकते हो, कि इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बच्चे के अंदर जो है वो मेंटल रिटार्डेशन से संबंधित जो है वो सिम्टम्स हो सकते हैं, ओके। सम पर्सन हैव ऑब्वियस फिजिकल फीचर्स लाइक स्मॉल और लार्ज हेड, से माइक्रोसेफेली या हाइड्रोसेफेली कहा जा सकता है, कहते हैं हम लोग, सॉरी, स्मॉल आईज, स्ट्रेट हेयर, और जो है कई तरह की टूटी हुई जीभ, जिसे आप बोलते हैं कटी फिटी जीभ, फिजर्ड टंग, और मुड़े हुए कान। तो ये सारी चीजें शारीरिक अलग अलग डिफॉर्मिटीज जो है, फिजिकल डिफॉर्मिटीज, ओके। तो ये सारी चीजें जो है, या फिर पैरालिसिस की प्रॉब्लम लिम्स में, है ना, गेट की प्रॉब्लम, बच्चे को चलने में दिक्कत हो रही है, हैंड फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये कुछ जो है फिजिकल फीचर्स हैं, जो कि जैसा कि अब हम सामने देख पा रहे हैं कि पिक्चर्स के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि बच्चे का सिर छोटा या बड़ा होना, बहुत सारी इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। छोटी आंखें, सीधे स्ट्रेट बाल, बिल्कुल टूटी हुई जीभ, कटी फटी जीभ जिसे आप लोग कहते हैं, जो कि ज्यादातर डाउन सिंड्रोम बच्चों में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। कानों की शेप थोड़ी सी नॉर्मल से हट करके जो है वो शारीरिक विकृति जो है वो हो सकती है। इस तरह की अलग अलग फिजिकल फीचर्स जो है हम इन बच्चों में देख सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द लास्ट स्लाइड्स। ओके, तो यहाँ मैंने गाइज आपको बताने का प्रयास किया कि मेंटल रिटार्डेशन होता क्या है। दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस डिसेबिलिटी, दिस कंडीशन, ओके, जिसमें मैंने कि मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, टर्मिनोलॉजी क्या है, उसका प्रेवलेंस रेट क्या होता है, और हम उसको किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से कैसे हम लोग जो है उसको पहचान सकते हैं। नाउ कुछ टिप्स हैं, थिंग्स टू रिमेम्बर, जो हमें याद रखने की जरूरत है, या आप कह सकते हैं कि हम इस वीडियो को जो है वो कंक्लूड, इस लेक्चर को कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये ध्यान में रखना है कि मेंटल रिटार्डेशन इज नॉट अ डिजीज, ये कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि ये बीमारी नहीं है, इसलिए ये क्योरेबल नहीं है, ओके। मेंटल रिटार्डेशन तो फिर है क्या? अब क्वेश्चन आता है कि है क्या। तो जैसा कि हमने अभी जाना कि मेंटल रिटार्डेशन इज एन इरिवर्सिबल कंडीशन, अपरिवर्तनीय स्थिति है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। इट कैन बी ट्रीटेड, ठीक है, इट कैन बी ट्रीटेड बट इट कैन नॉट बी क्योर, ओके। तो मेंटल रिटार्डेशन इज नॉट क्योरेबल, एज वी सेड।
And a child with mental retardation also have associated physical, visual and hearing problems. साथ साथ में इसके अलावा बहुत सारी और जुड़ी हुई समस्याएं भी हो सकती हैं. और अबाउट 10% ऑफ चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन हैव सीजर्स. 10% बच्चे जो होते हैं जो कि एमआर डायग्नोस होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल डायग्नोस होते हैं, उनमें 10% में अप्रोक्स जो है वो दौरे पड़ने की समस्या जो है वो देखने को मिलती है. और about 60% of children with mental retardation, various types, mild, moderate, severe, जितने भी levels हैं, उनपे लगभग 60% के प्रति करीब जो बच्चे होते हैं उनमें व्यवहारिक समस्याएं देखने के लिए मिलती है, व्यवहार संबंधी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं. तो गाइस, आई होप कि आज का आपको टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा, है ना. आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको आज के सेशन अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. और यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं गाइस, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का, जो कि इसी का ही पार्ट होएगा, इसको हम लोग मेंटल रिटार्डेशन को, इसके जो और एस्पेक्ट्स है उसको अपकमिंग वीडियोस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे. Okay, so thank you so much, guys. Thank you for watching and giving this time for watching. Thank you so much, guys. Like करें, subscribe करें.